नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिक फैंटेसी पोस्टमार्टम में, जहां हम चुनते हैं वो 11 खिलाड़ी जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कंगारू वर्सेस डच टीम के बीच होने वाले वर्ल्ड कप के 24वें मुकाबले की। और इसी मैच पर आज हम आपको बताएंगे रिकॉर्ड्स, स्टैट्स, एनालिसिस और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द ड्रीम 11 टीम। मैं आपको बता दूं कि यह इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा कंगारुओं के लिए, क्योंकि वो इस मुकाबले को जीतना चाहेगी। वही डच टीम भी अभी तक सेमीफाइनल रेस में बरकरार है और ऐसे में उनका इरादा होगा एक और उलटफेर करने का। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस आपके फोन और आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम वहां पर डालते हैं लाइव टीम। आप कमेंट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करें और हमारे परिवार से जुड़ जाइए। चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैच प्रीव्यू की। तो ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। मैं आपको बता दूं वर्ल्ड कप का 24वां मुकाबला होगा। 25 अक्टूबर दिन बुधवार को यह मुकाबला खेला जाएगा। कैपेसिटी की बात करूं तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो 55,000 दर्शकों की है। और फेवरेट्स की बात करूं तो क्रिकेट की अनिश्चितताओं को छोड़ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, लेकिन नीदरलैंड्स ने दिखाया है कि अगर उनका दिन होगा तो वो बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकते हैं। और हमने देखा था साउथ अफ्रीका का उन्होंने क्या हाल किया था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर उनको हल्के में नहीं लेती है और क्रिकेट की अनिश्चितताओं को थोड़ा सा साइड रख देते हैं तो कंगारू टीम इस मुकाबले को जीतती नजर आ रही है। और मेरा मानना है कि अगर वो इस मुकाबले को जीतेगी तो सेमीफाइनल की तरफ एक और कदम अपना आगे बढ़ा देगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ओवरऑल रिकॉर्ड्स की। तो मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स के बीच अब तक वर्ल्ड कप में 2 मुकाबले खेले गए हैं। इस वर्ल्ड कप में नहीं बल्कि 2003 और 2007 के टूर्नामेंट में दोनों देशों के बीच एक एक मुकाबला खेला गया था और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया टीम ने दोनों बार कंगारुओं को हरा दिया था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का जो पलड़ा है, स्टैट्स है, वो काफी ज्यादा अच्छा नजर आता है कंगारुओं का नीदरलैंड्स के खिलाफ। लेकिन नीदरलैंड्स की टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में भले 2 मुकाबले हारे हों, लेकिन उनका जो खेलने का तरीका है वो साफ है कि वो यहां पर इस टूर्नामेंट में सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने नहीं आए, बल्कि अपने आप को साबित करने आए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में हमने देखा था कि पाकिस्तान को एक समय पर उन्होंने बैकफुट पर धकेला था। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को थोड़ी देर के लिए परेशानी में डाला था। और श्रीलंका के खिलाफ भी आपको याद होगा कि जो मैच था वो काफी लास्ट तक गया था और साउथ अफ्रीका को तो उन्होंने हरा ही दिया था। ऐसे में नीदरलैंड्स की टीम इस टूर्नामेंट में अच्छा करती नजर आई है और ऑस्ट्रेलिया को अगर जीतना है तो उनको अपनी बेस्ट क्रिकेट देनी होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप में कोई भी टीम कमजोर नहीं होती। आंकड़ों के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो मैं बता दूं दिल्ली का जो मैदान है वो उसका जो डायमेंशन है वो काफी छोटा है, जिससे बल्लेबाजों को सीधे तौर पर फायदा मिलता है। पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत आसान रहने वाली है और ऐसे में डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और इसके अलावा स्टीवन स्मिथ जैसे बल्लेबाजों को यहां पर बल्लेबाजी करने में बड़ा मजा आने वाला है। नीदरलैंड्स की बात करूं तो उनका टॉप ऑर्डर अब तक थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नजर आया है। चाहे आप विक्रम सिंह की बात करें, चाहे आप मैक्स ओडाउट की बात करें, या फिर तीसरे या चौथे बल्लेबाज की, लेकिन उनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है और जो गेंदबाज हैं जो कि बैटिंग कर लेते हैं, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। और मेरा मानना है कंगारुओं का जो पेस अटैक होगा वो नीदरलैंड्स के टॉप ऑर्डर को यहां पर बुरी तरीके से समेटता नजर आ सकता है। और इसीलिए नीदरलैंड्स के आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, जो हमने किया है, और ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आप ले सकते हैं, जो हमने इस टीम में चुना भी है। कंक्लूजन की बात करूं तो बल्लेबाज यहां पर बहुत अच्छा खेलते नजर आएंगे। तेज गेंदबाज सही लाइन पे अगर गेंदबाजी करते हैं तो उनको विकेट मिल सकता है। और इस वर्ल्ड कप में देखा गया कि स्पिनर्स को विकेट मिले हैं, तो स्पिनर्स भी आपकी टीम में एक अच्छी खासी भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। पिच रिपोर्ट के बाद अब मैं आपको बताऊंगा उन 11 खिलाड़ियों के नाम जिनको हमने अपनी ड्रीम 11 टीम में शामिल किया है। मैं आपको बता दूं कि हमने 6-5 का कॉम्बिनेशन रखा है। 6 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के और 5 खिलाड़ी नीदरलैंड्स के लिए हैं। हमने अपनी टीम में 1 विकेट कीपर, 4 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और 4 गेंदबाजों को जगह दी है। मैं आपको इनके नाम बताता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि हमने अगर इनको चुना है तो उसके पीछे की वजह क्या है। इन प्लेयर्स के नाम है स्कॉट एडवर्ड्स, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, मार्नस लबुशेन, स्टीवन स्मिथ, बैस डी लिडे, एकरमैन, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा, लोगन वैन बीक और मीकर्न। ये वो 11 खिलाड़ी होने वाले इस मुकाबले में जो आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। और अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि हमने अगर इन खिलाड़ियों को चुना है तो आखिर चुना क्यों है। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज और नीदरलैंड्स के कप्तानी कर रहे और उनके सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी स्कॉट एडवर्ड्स की। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी टीम को ना सिर्फ संकट से निकाला था बल्कि एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से उनकी टीम के अंदर विश्वास जगा था कि वो अफ्रीका को हरा सकते हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो इन्होंने अब तक वर्ल्ड कप
के अलावा वनडे करियर में 42 मैचों में 40.48 का एवरेज और 94 के स्ट्राइक रेट से कुल 1336 रन बनाए हैं। कोई शतक नहीं है, लेकिन इनके बल्ले से 14 अर्धशतक निकल चुके हैं और इनका हाईएस्ट स्कोर 86 रन रहा है। इनकी रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो वर्ल्ड कप में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। इन्होंने अपने आखिरी 5 मैचों में 1, 0, 30, 78 और 16 का स्कोर किया है। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा नीचे आते हैं, अपनी टीम को संकट से निकालते हैं और एक अच्छी स्थिति तक पहुंचाने का ये काम करते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बल्लेबाजों की। सबसे पहले हम बात करेंगे डेविड वार्नर की, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार पारी खेली थी और ये दिखाया था कि वो वर्ल्ड कप में अच्छा खासा प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 154 मैचों में 45.37 के एवरेज और 96.82 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 6625 रन बना चुके हैं। 21 शतक और इसके अलावा 31 अर्धशतक इनके बल्ले से निकले हैं और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 179 रन रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 56, 41, 13, 11 और 163 का स्कोर इन्होंने अपनी आखिरी 5 पारियों में किया है। अच्छे बल्लेबाज हैं, अगर इनका बल्ला चलेगा तो ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को बहुत आसानी से जीत सकता है। दूसरे बल्लेबाजी की बात करेंगे जिसका नाम है स्टीवन स्मिथ, जो इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म या बेरंग नजर आए हैं, लेकिन मेरा मानना है स्टीवन स्मिथ बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, इनका कद बहुत बड़ा है और सिर्फ एक पारी ये अपनी फॉर्म तलाशने से दूर हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 149 मैचों में 43.44 के एवरेज और 87.38 के स्ट्राइक रेट से 5126 रन बना चुके हैं। इनके बल्ले से 12 शतक और 30 अर्धशतक निकल चुके हैं और इनका जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो 164 रन रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो बहुत खराब फॉर्म रही है। इन्होंने आखिरी 5 पारियों में 74, 46, 19, 0 और 7, आखिरी 5 में से अगर 2 पारी हटा दें तो आखिरी 3 पारियों पर नजर डालेंगे तो 0, 19 और 7 का बहुत ही घटिया स्कोर किया है, लेकिन बहुत बड़े प्लेयर हैं और इसीलिए मैं इनको अपनी टीम में ले रहा हूं, क्योंकि अगर ये खिलाड़ी इस मैच में चल जाएगा तो ये जो इनकी फॉर्म है वो पटरी पर लौटती नजर आ सकती है। तीसरे बल्लेबाजी के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है मिचेल मार्श, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग कर रहे हैं और अच्छी खासी पारियां खेलते नजर आए हैं। थोड़ा इनको विकेट पर रुकने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये विकेट पर रुक जाएंगे तो इससे डेंजरस बल्लेबाज शायद ही कंगारू टीम में फिलहाल कोई नजर आता है। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 83 मैचों में 34.94 के एवरेज और 94.62 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 2411 रन बनाए हैं। 2 शतक और 18 अर्धशतक इनके बल्ले से निकल चुके हैं और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 121 रन रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 96, 0, 7, 52 और 121 का स्कोर इन्होंने किया है, जो दिखाता है कि एक शतक और एक बार शतक से काफी नजदीक और एक बार इन्होंने 52 रनों की पारी इस वर्ल्ड कप में खेली है। अच्छे बल्लेबाज हैं, इनके साथ फॉर्म है और इसीलिए आप इनको अपनी टीम में ले सकते हैं। चौथे बल्लेबाज के बारे में बात करूंगा जिनका नाम है मार्नस लेबुशेन, जो कि मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा खासा परफॉर्म करते नजर आए हैं। 42 मैचों में 36.55 के एवरेज और 84.90 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 1389 रन बनाए हैं। 2 शतक और 8 अर्धशतक इनके बल्ले से निकल चुके हैं और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 124 रन रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 72, 27, 46, 40 और 8 का स्कोर इन्होंने अपनी आखिरी 5 पारियों में किया है। आपने देखा कि इनको स्टार्ट लगभग हर मुकाबले में मिला है, लेकिन ये स्टार्ट लेने के बाद आउट हो जाते हैं, जो इनको वो गलती को सुधारना होगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे ऑलराउंडर्स की। हम आपको बता दें कि हमने 2 ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में शामिल किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस ऑलराउंडर की जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के लिए बहुत शानदार परफॉर्म किया है और जिनका नाम है बैस डी लीडे। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 34 मैचों में 858 रन बना चुके हैं। 1 शतक और 3 अर्धशतक इनके बल्ले से निकल चुके हैं और अपनी गेंदबाजी के दम पर भी इन्होंने 31 विकेट चटकाए हैं और इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 52 रन देके 5 विकेट रहा है। पारी में 4 विकेट एक बार और पारी में 5 विकेट एक बार ले चुके हैं, जो दिखाता है कि बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, बैस डी लीडे से अच्छा प्लेयर नीदरलैंड्स में इस समय कोई भी नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि आप इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल जरूर करें। दूसरे ऑलराउंडर की बात करूंगा जिनका नाम है एकरमैन, जो कि तीसरे नंबर पर आकर नीदरलैंड्स की टीम को थोड़ी सी स्टेबिलिटी देने की कोशिश करते हैं और ये खिलाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 11 मैचों में 338 रन बना चुके हैं। इनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकल चुके हैं और अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर ये कुल 8 विकेट चटकाने में कामयाब रहे हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस इनका 39 रन देकर 2 विकेट रहा है और रिसेंट फॉर्म पर नजर डालें तो 0, 2, 0, 1 और 1 यानी आखिरी 5 पारियों में 4 विकेट निकाल चुके हैं। लगभग हर मुकाबले में विकेट लेते हैं और अच्छी खासी पारी भी खेलते हैं, यानी आपको बैट और बॉल दोनों से अच्छी परफॉर्मेंस देने में ये पूरी तरीके से अग्रसर रहते हैं। बॉलर्स के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मिचेल स्टार्क की। लेफ्ट आर्म पेसर हैं, यॉर्कर लेंथ गेंदबाजी इनकी स्पेशलिटी है और मेरा मानना है नीदरलैंड्स के जो टॉप ऑर्डर है उनको इनसे बचने की जरूरत होगी। हमने वार्म अप मैच
मैच में भी देखा था कि ऑस्ट्रेलिया की इस गेंदबाज ने नीदरलैंड्स के खिलाफ हैट्रिक ली थी और मेरा मानना है कि एक बार फिर से ये गेंदबाज अपने आप को नीदरलैंड्स के खिलाफ बहुत ही बेहतर साबित करने की कोशिश करेंगे। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 115 मैचों में 22.49 के एवरेज और 5.14 के इकॉनमी रेट से 226 विकेट ले चुके हैं। पारी में 4 विकेट 12 बार और पारी में 5 विकेट 9 बार ले चुके हैं। इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 28 रन देके 6 विकेट रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 1-1, 2-2 और 1 यानी कुल 6 विकेट, 2-2, 4 और 3 7 विकेट ले चुके हैं, जो दिखाता है कि मिचेल स्टार्क हर मुकाबले में विकेट निकालते नजर आ रहे हैं। एडम जंपा की बात कर लेंगे जो फिरकी के दम पर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत परफॉर्म करने में आगे रहे हैं और इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 89 मैचों में 28.80 के एवरेज और 5.56 के इकॉनमी रेट से कुल 151 विकेट निकाल चुके हैं। पारी में 4 विकेट 10 बार और पारी में 5 विकेट 1 बार ले चुके हैं और इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 35 रन देके 5 विकेट रहा है। रिसेंट फॉर्म पर नजर डालें तो 1-0, 1-4 और 4 यानी 10 विकेट निकाल चुके हैं, जो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने स्पिन डिपार्टमेंट में काफी अच्छी बॉलिंग करी है। अब बात करेंगे तीसरे गेंदबाज की जिनका नाम है लॉगन वैन बेक, जो कि गेंदबाजी से तो कमाल करते ही हैं, इसके अलावा अगर इनको बल्लेबाजी में मौका मिलता है तो उसमें भी एक अच्छी पारी खेलते हैं और यही वजह है कि आप इस खिलाड़ी को भी अपनी टीम में शामिल जरूर करें। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 28 मैचों में 33.76 के एवरेज और 5.35 के इकॉनमी रेट से इन्होंने 38 विकेट चटकाए हैं। पारी में 4 विकेट 2 बार ले चुके हैं और इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 24 रन देके 4 विकेट रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 1-1, 2-2-2 यानी 2-2, 4-2, 6 और 2-8 विकेट चटका चुके हैं। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, युवा प्लेयर हैं, अपनी गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, जहां इनको मौका मिलता है वहां पर अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। चौथे गेंदबाज की बात करेंगे जिनका नाम है मीकर, जो कि बहुत तेज गति से बॉल फेंकते हैं, स्किड करती है इनकी बॉल और बड़े से बड़ी टीम के बल्लेबाजों को परेशान करने में कामयाब होते हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो इन्होंने अब तक कुल 17 मैचों में 34.19 के एवरेज और 5.56 के इकॉनमी रेट से 21 विकेट चटकाए हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस इनका 24 रन देके 4 विकेट रहा है और इनकी रिसेंट फॉर्म पे नजर डालें तो 2-1, 2-2 और 1 यानी कुल 8 विकेट ले चुके हैं। बहुत अच्छी गेंदबाज है। नीदरलैंड्स के लिए ये खिलाड़ी बहुत शानदार परफॉर्म करते नजर आए हैं। तो ये वो 11 खिलाड़ी हैं इस मुकाबले के लिए जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। अब हम बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो 4 कॉम्बिनेशन के साथ मैं जाना चाहूंगा। पहला कॉम्बिनेशन डेविड वार्नर कैप्टन, मिचेल मार्श वाइस कैप्टन। सेकंड कॉम्बिनेशन डेविड वार्नर कैप्टन, इसके अलावा आप ग्लेन मैक्सवेल को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन स्टीवन स्मिथ कैप्टन, मार्नस लेबुशेन वाइस कैप्टन। फोर्थ कॉम्बिनेशन बेस डिलीडे कैप्टन और इसके अलावा आप एकरमैन को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आएंगे अपने उस सेगमेंट पे जिसका नाम है फैंटेसी प्रेडिक्शन बाय सीएफपी, जहां पर हम अनुमान लगाते हैं और हेल्प करने की कोशिश करते हैं उन फैंस की, उन यूजर्स की जो ड्रीम 11 के अलावा बाकी जगह पर सिर्फ अनुमान लगाकर अच्छा खासा अमाउंट जीत जाते हैं। इस मुकाबले के लिए हमने टॉस का अनुमान नीदरलैंड के पक्ष में लगाया है। सबसे ज्यादा रन डेविड वार्नर बना सकते हैं, सबसे ज्यादा विकेट मिचेल स्टार्क या फिर एडम जंपा ले सकते हैं, सबसे ज्यादा छक्के मिचेल मार्श या फिर डेविड वार्नर लगा सकते हैं और जो मैच का नतीजा है वो 70% ऑस्ट्रेलिया और 30% डच टीम जीत सकती है। हालांकि दिल्ली का जो स्टेडियम है वहां पर बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, तो ऐसे में नीदरलैंड्स की बैटिंग कमजोर है, बॉलिंग उनकी हैवी है, तो अगर उनको बॉलर्स को मदद नहीं मिली तो नीदरलैंड्स इस मुकाबले को बुरी तरह से हारने वाली है। लेकिन 30% मैं फिर भी दे रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड कप की ग्रेविटी में कोई भी टीम यहां पर कमजोर नहीं होती है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रेडिक्शन से आपको हेल्प जरूर मिलेगी और मैं आपको बता दूं कि मैं इस मुकाबले में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेरी फेवरेट टीम है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जा रहा हूं। हालांकि एज एन इंडियंस की जो एक आदत होती है कि वो मिनोज को सपोर्ट करते हैं, तो मैं नीदरलैंड्स को भी यहां पर सपोर्ट करता नजर आ रहा हूं। कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस मुकाबले के लिए किसको सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो के आखिर में दोस्तों मैं आप सबसे एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जो हमको कांटेक्ट करके, हमको मेल करके हमसे मिलने आए और जो ड्रीम 11 खेल रहे थे काफी लंबे समय से और लॉस पे चल रहे थे, लेकिन हमारी हेल्प के जरिए उनको फायदा हुआ और हमको इस बात की खुशी है। तो मैं आपको ऐसे शख्स से रूबरू करवाना चाहता हूं जिनका नाम है मिस्टर सोनू यादव। तो सोनू, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मेल के थ्रू कांटेक्ट किया और हम आपकी किसी तरीके से ड्रीम 11 में हेल्प कर पाए। आप हमारे यूजर से अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं कि हमारी वीडियोस आपको कैसे हेल्प करने में कामयाब रही। जरूर, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके यूजर के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ। तो करीबन मैं बताऊँ आपको, तो मैं करीबन 2 या 2.5 साल से ड्रीम 11 में खेल रहा हूँ, मतलब टीम बना रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा था। मतलब कि जो मैं लगाता था पैसे कभी कभी तो आ जाते वापस, कभी भी नहीं आते, मैं भी कोई अच्छा विन नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी मैं एक दिन मतलब कि यूट्यूब में कुछ वीडियोस वगैरह देख रहा था ऐसे नॉर्मली, तो मतलब कि फैंटेसी के कई चैनल्स को मैं फॉलो करता हूँ, तो उसी दौरान जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो मुझे आपका भी चैनल दिखा, उसमें मैंने फिर आपकी टीम देखी, तो मुझे
काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैंने जब उसको चेक किया तो मुझे आप लोगों ने वो जो वहाँ पे साइट्स वगैरह प्रोवाइड कर रखे थे वो काफ़ी बेहतरीन थे। और जो मुझे भी मेरी वीडियो मतलब कि वीडियो कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, जो मेरी टीम है उसमें काफ़ी कारगर साबित हुए कि आप लोग जो कैप्टन वाइस कैप्टन बताते हैं, जो उनके साइड्स निकालते हैं, वो काफ़ी कारगर है एक टीम बनाने के लिए। तो पहले तो मुझे दिक्कतें हो रही थी कि मैं लॉस भी हो रहा था और बेनिफिट नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब मैंने आप लोगों की टीम लगाना शुरू किया तो मुझे कुछ बेनिफिट्स हुए। जो मेरे 49 रुपीज़ का लगाता था मैं कॉन्टेस्ट में, वो तो आती है लेकिन उससे भी ज़्यादा आने लगे। तो इसलिए मैं आप लोग से पर्सनली मिलना चाहता था, मैं आपको थैंक्स करना चाह रहा था कि आप लोग की वजह से मेरी इतनी हेल्प हुई है। थैंक यू सो मच। थैंक्स तो हमको एक्चुअली सोनू जी का करना चाहिए, क्योंकि सोनू जी और उन जैसे फैंस और उन जैसे यूजर्स की वजह से ही हमारा जो चैनल है और हमारा जो परिवार है वो ग्रो होता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग भी हमारे चैनल से हेल्प ले रहे होंगे और आपको भी जो नुकसान था उसकी भरपाई जरूर हो रही होगी, या फिर आप भी ड्रीम 11 में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे होंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए मैच, एक नए एनालिसिस के साथ। हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।